नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात होते क्या हैं और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सीखते हैं कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चक्कर प्लस वात। वात का मतलब होता है वायु, कि जब वायु चक्कर बनाती हुई चलती है तो उसको क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, अंदर की जो साइड है जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, उसके अंदर क्या होगा, लो एयर प्रेशर होगा, जबकि बाहर की ओर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अंदर की ओर लो प्रेशर और बाहर की ओर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और वायु का एक प्रमुख गुण है या पवन का एक प्रमुख गुण है जिसके कारण वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। लेकिन जब वही पवन चक्कर बनाती हुई, चक्कर के अंदर क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर या परिधि से केंद्र की ओर चलती है तो उसको क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। अर्थात चक्रवात के अंदर क्या है, केंद्र के अंदर न्यून वायुदाब होता है और बाहर की ओर परिधि की ओर क्या होता है, अधिक वायुदाब होता है। इसलिए वायु बाहर से या परिधि से केंद्र की ओर चलती है। इसके विपरीत प्रतिचक्रवात इसका उल्टा होता है। प्रतिचक्रवात के अंदर क्या होता है कि जो केंद्र है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, जबकि जो परिधि है उसके ऊपर लो प्रेशर होता है। इसलिए वायु केंद्र से चक्कर लगाती हुई परिधि की ओर चलेगी। अर्थात प्रतिचक्रवात के अंदर वायु अंदर से बाहर की ओर जाती है, जबकि चक्रवात के अंदर वायु बाहर से अंदर की ओर आती है। अब हम सीखेंगे कि चक्रवात की दिशा क्या होगी। उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवनों की दिशा क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी पवनों की दिशा क्या होगी। सर्वप्रथम जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ये जो है ये है आपका चक्रवात और ये जो दो मैंने चित्र बनाए हैं ये है आपके प्रतिचक्रवात। चक्रवात के अंदर जब क्या होगा, वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात बनेगा, क्योंकि हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भूघूर्णन के कारण जो पवनें हैं वो एक सीधी दिशा के अंदर गमन नहीं करती, वो क्या है, अपनी दिशा से अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। कौन से बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। और ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कि भूघूर्णन के कारण पवनें एक सीधी दिशा में गमन न करके उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। यही सेम चीज़ चक्रवात के साथ में भी होती है। इसलिए अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात है वहाँ पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होगी। घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में या बोल सकती एंटी क्लॉकवाइज होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, ये घड़ी की सुइयों की दिशा में ही चलेगी। जैसे घड़ी की सुइयां चलती है वैसे ही पवनों की दिशा होगी। दोबारा से बता देता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो चक्रवात है उसमें पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की अनुकूल दिशा में, यानी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्या होता है, आपका क्लॉकवाइज होता है। ये थी चक्रवात। उसके बाद है प्रतिचक्रवात के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया प्रतिचक्रवात के अंदर होता क्या है, अंदर वाला जो एरिया है, केंद्र है, वहाँ हाई प्रेशर होता है और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है। इसलिए जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर से, कहने का अभिप्राय क्या है, केंद्र से बाहर की ओर चक्कर लगाती हुई चलती है। इसके अंदर पवनों की दिशा अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रतिचक्रवात के अंदर जो हवा की दिशा है वो क्या होगी, चक्रवात के विपरीत होगी। चक्रवात के विपरीत कैसे होगी, जैसे उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमने देखा कि पवनों की दिशा क्या थी, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में थी। तो प्रतिचक्रवात के अंदर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये घड़ी की सुई की अनुकूल या क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं उसी के अनुरूप होगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, ये घड़ियों की जो सुई है उसकी विपरीत दिशा में होगी। यानी चक्रवात और प्रतिचक्रवात के अंदर अगर हम मेन वो फर्क देखें तो यही है कि चक्रवात
जो प्रति चक्रवात है वो चक्रवात का उल्टा है। यहाँ पवनें बाहर से अंदर की ओर आ रही है, यहाँ पवनें क्या है, अंदर से बाहर की ओर जा रही है। यहाँ अगर हमने देखा कि पवन है वो क्लॉकवाइज चल रही है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो यहाँ क्लॉकवाइज। तो ये था आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात। अब ये बनते कैसे हैं ये हम सीखेंगे कि चक्रवात और प्रति चक्रवात बनते कैसे हैं। जैसे आपने वायुदाब पेटियां पढ़ी होगी कि जो हमारी धरती है उसके अंदर अगर हम देखें तो जो इक्वेटर लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आता आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। यहां भी क्या होगा आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा। यहां उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा और यहां क्या होगा आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा। यहां आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र और यहां आपका क्या हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। अगर इसके अंदर हम देखें तो पहले हम पढ़ेंगे चक्रवात। चक्रवात कैसे बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती है। जैसे ही सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी। कहाँ की वायु, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी। गर्म होने के फलस्वरूप क्या होगी, संवहन की क्रिया होगी। संवहन की क्रिया के अंदर हमने सीखा था कि वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठने के कारण इस क्षेत्र के अंदर वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। वायुदाब निम्न हो जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाएगी ये वायु क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी और ये वायु आपकी आर्द्र होती जाएगी। संघनन की प्रोसेस होगी और फिर क्या होगी, वर्षा होगी। किसके अंदर, चक्रवात के अंदर। ये चक्रवात का ही एक पार्ट है। चक्रवात कैसे बनता है ये हम यहाँ सीख रहे हैं कि यहाँ हमने क्या सीखा कि जब भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तो उस क्षेत्र की वायु गर्म हो जाती है। उसके बाद संवहन की क्रिया होती है और वायु ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद क्या होगा, आपकी वर्षा होती है। यानी चक्रवात के अंदर यही प्रोसेस होती है कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद वायु का संघनन हो जाता है। संघनन के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। ये किसके अंदर होता है, चक्रवात के अंदर। अब होता क्या है, यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो इस क्षेत्र के अंदर यहाँ का जो केंद्रीय भाग है यहाँ वायुदाब क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। वायुदाब कम रह जाएगा और बाहर का जो भाग है वहां वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र की वायु, कौन से क्षेत्र की वायु, इस उच्च वायुदाब क्षेत्र की वायु है वो क्या करेगी, चक्कर लगाती हुई इस क्षेत्र के अंदर आएगी। कौन से क्षेत्र के अंदर, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। इसलिए हमने क्या सीखा कि चक्रवात के अंदर क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर क्या होगा, जहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है वहां वायु चक्कर लगाती हुई केंद्र की ओर आती है। तो इसको क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है। यानी इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, अभिसरण की क्रिया होती है। अभिसरण या जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। वायु क्या है, बाहर से अंदर की ओर आ रही है। क्यों, क्योंकि बीच वाली वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है। इसलिए केंद्र के अंदर क्या है, वायुदाब कम हो जाता है और बाहर की ओर से अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से वायु केंद्र की ओर चलती है। चक्रवात के अंदर हमने आपको ये भी बताया कि यहाँ संवहन की प्रोसेस होती है और बाद में क्या होती है, वर्षा होती है। अब क्या होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के अंदर क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। प्रति चक्रवात के अंदर वायु यहाँ ऊपर उठ रही थी लेकिन प्रति चक्रवात के अंदर वायु नीचे बैठती है, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ वायु नीचे उतरती है। जैसे अभी हमने यहाँ सीखा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से वायु ऊपर उठी। अब जो वायु ऊपर उठी है वो ठंडी होकर क्या होगी, नीचे भी बैठेगी। ये वायु क्या है, यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है।
यहाँ वायुदाब क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र की जो वायु ऊपर उठी थी वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ठंडी होगी, वो वायु भारी हो जाएगी और भारी होने के बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र के अंदर वो नीचे उतरना शुरू कर देगी। जैसे ही नीचे उतरना शुरू कर देगी तो क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब हो जाएगा। जहां वो नीचे उतरेगी, नीचे कहां उतरी, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र के अंदर, यहां आपका क्या हो जाएगा, वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। अब यहां वायुदाब ज्यादा हो जाएगा तो यहां से वायु क्या है, फिर फैलना शुरू कर देगी। कहने का मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो आपकी वायु है वो बाहर की ओर फैलना शुरू कर देगी। तो इससे क्या बनता है, प्रतिचक्रवात। अब इसके अंदर प्रोसेस कौन सी हो रही है, यहां हमने देखा कि यहां क्या हो रहा था, अभिसरण, लेकिन प्रतिचक्रवात के अंदर क्या होगा, अपसरण होगा। अपसरण जिसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, यानी वायु क्या है, केंद्र से बाहर की ओर जा रही है। तो हमने क्या सीखा कि चक्रवात के अंदर क्या होता है, वायु ऊपर उठती है जिससे केंद्र के अंदर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कौन सी प्रोसेस होती है, फिर बाहर से वायु केंद्र की ओर चलना शुरू कर देती है, जिसको हमने नाम दिया था अभिसरण। यानी अभिसरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनते हैं, आपके चक्रवात बनते हैं। लेकिन जब ये वायु जो यहां से ऊपर उठी है, ये आगे कौन से कटिबंध के अंदर, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध के अंदर नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद नीचे जैसे उतर जाएगी फिर क्या होगा, ये वायु बाहर की ओर फैलना शुरू कर देगी। जहां ये नीचे उतरेगी वहां वायुदाब बढ़ जाएगा और वहां वायुदाब बढ़ने का मतलब क्या है कि ये निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर फैलना शुरू कर देगी। तो चक्रवात के अंदर हमने क्या सीखा, कौन सी प्रोसेस होती है, अभिसरण की, और प्रतिचक्रवात के अंदर क्या होता है, अपसरण की प्रोसेस होती है। इसके अतिरिक्त चक्रवात के अंदर क्या होता है, जो केंद्रीय भाग है वहां वायुदाब क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसलिए बाहरी भाग से वायु चक्कर लगाती हुई केंद्र की ओर चलती है। जबकि प्रतिचक्रवात के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा कि जो आपका केंद्रीय भाग है उसके अंदर क्या है, वायुदाब ज्यादा पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वायु नीचे उतर रही है और यहाँ से वायु क्या है, बाहर की ओर चक्कर लगाती हुई चलेगी। तो यही आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये सीखा कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात होते क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। धन्यवाद।